दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग मोनालिसा। तकरीबन 500 साल पुरानी ये पेंटिंग आज भी न जाने अपने अंदर कितने राज समाये हुए हैं। आखिर कौन है ये मोनालिसा? ये मुस्कुरा क्यों रही है और इसकी मुस्कुराहट के पीछे इतनी खास बात क्या है? मेरा सवाल यह है कि हर साल 60 लाख लोग सिर्फ इस पेंटिंग को देखने के लिए आखिर क्यों आते हैं? आखिर कोई आर्ट, कोई डिजाइन या फिर कोई पेंटिंग इतना मशहूर कैसे हो सकती है, वो भी 500 साल तक? मेरे ख्याल में हमें आज की इस प्रॉब्लम को समझने के लिए माजी में जाना होगा, यानी कि पास्ट, 5000 साल पहले, बैक टू द पिरामिड्स। एक पिरामिड को देखा जाए तो 3 कोनों वाली यानी कि ट्रायंगुलर सरफेसेस हमें दिखती हैं। विजुअल आर्ट्स की लैंग्वेज में कहूं तो ये कंपोजिशन में ट्रायंगुलर सरफेसेस हमें स्टेबिलिटी, स्टिलनेस और सेरेनिटी की फीलिंग्स देती हैं। एक किस्म की पुरएतमादी महसूस होती है। शायद इस शाहकार को बनाने वाले लियोनार्डो दा विंची भी कुछ इसी कश्मकश में थे, कुछ ऐसी ही फीलिंग्स ढूंढ रहे थे कि कैसे इन सब को इस पेंटिंग में पोर्ट्रे किया जा सके। इसी वजह से पेंटिंग पर एक सॉलिड ज्योमेट्रिकल बेस रखी हुई है और इसके लिए दुनिया की सबसे सॉलिड ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर यानी कि पिरामिड से इंस्पिरेशन ली है। मोनालिसा के हाथ इस पिरामिड की बेस में है और ऊपर की जानिब पॉइंट करते हुए लाइंस हमें चाहते न चाहते हुए हमारी नजरों को फेस पर लेके जा रही है, मोनालिसा की मिस्टीरियस स्माइल की तरफ। अगर इस पोर्ट्रेट को किनारों से 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, अंदर की कंपोजिशन फिर भी स्टेबल है। अगर 2 के बजाय 4 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो फिर भी रिजल्ट इज द सेम। ख्वाह पोर्ट्रेट के अंदर के ट्रायंगल्स को जितना चाहे बढ़ा दिया जाए, फिर भी सिग्निफिकेंट कंपोजिशंस ही सामने आ रही हैं। बहुत दिलचस्प बात है कि इस पेंटिंग को देखने के लिए लूवर म्यूजियम में जाने वाले विजिटर्स भी अगर याद करें तो ये शेप बहुत अच्छे तरीके से उन्हें याद आ जाएगी, क्योंकि म्यूजियम की एंट्रेंस से पहले इन ट्रायंगुलर शेप्स से बना हुआ एक पिरामिड दिखाई देता है। पिरामिड्स को बनाने वाले ये इजिप्शियंस गोल्डन रेशो को भी फ्रीक्वेंटली यूज किया करते थे। गोल्डन रेशो क्या है, आइए देखते हैं। दा विंची ने भी ब्यूटी की, एस्थेटिक्स की इस रेशो को अपने पोर्ट्रेट में बखूबी पोर्ट्रे किया है। कुछ देर पहले हमने जो ट्रायंगल्स के साथ किया, चलें उसे एक बार गोल्डन रेशो के स्क्वायर्स के साथ रिपीट करते हैं। अपनी सारी जिंदगी ह्यूमन बॉडी को स्टडी करने वाले, ह्यूमन एनाटॉमी को स्टडी करने वाले, फिर उससे गोल्डन रेशो को समझने वाले दा विंची ने मोनालिसा की हर एक डिटेल में इस कानून को इस्तेमाल किया। हर चीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। कुदरत पे गौर करें तो समंदर की गहराइयों की सीशेल से लेकर आसमान की उन अनगिनत गैलेक्सीज के छोटे से छोटे डिटेल तक हमें ये गोल्डन स्पाइरल देखने को मिलता है और यही चीज इस पेंटिंग में भी देखी जा सकती है। क्या लियोनार्डो दा विंची अपने वक्त की सोच रखने वालों से कई गुना आगे की सोच रखता था? कुदरत की इस खूबसूरती में या फिर नेचर की इस हार्मनी में क्या हमें सिर्फ यही ढूंढना चाहिए? पिरामिड्स, ट्रायंगल्स, गोल्डन रेशो के स्क्वायर्स और फिर उनके स्पाइरल्स, क्या ये खातून हमसे कुछ और भी कहना चाह रही हैं? आइए इन्हीं से पूछते हैं। इस बार इनके होठों पर फोकस करते हैं।
और इससे सेंटर में एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और। इन सर्कल्स की चिन्ह से, आंखों से, माथे और कपड़ों तक की हार्मोनी देखी जा सकती है। चलिए सर्कल्स के क्लोन्स बनाते हैं और हर पहले पीस के बाद दूसरा पीस कैसे एक दूसरे के साथ हार्मनी बनाता हुआ देखे जा सकता है। पहले ट्रायंगल्स, अब भला सर्कल किस चीज को सिंबलाइज करता है? होलनेस और कंटिन्यूटी, मुकम्मलियत और तसलसल। आइए आपको कुछ और दिखाता हूँ। दा विंची के डेली नोट्स में पाए जाने वाली ये ड्राइंग शायद दुनिया की सबसे मशहूर इंफोग्राफिक होगी। Vitruvius Man, the ratios of human. दा विंची ह्यूमन बॉडी को यूनिवर्स के मैकेनिज्म की एक एनालॉजी समझता था। वो मटेरियल एग्जिस्टेंस को स्क्वायर और ह्यूमन एग्जिस्टेंस को सर्कल्स के साथ सिंबलाइज करने की कोशिशों में लगा हुआ था। और आखिरकार ह्यूमन बीइंग्स यानी कि इंसान के इस दो तरफा मिजाज को एक साथ लाने में कामयाब हो गया इस पेंटिंग में, दी मोनालिसा। पर मेरे ख्याल में आज भी हम मोनालिसा के बारे में बहुत कम जानते हैं। कौन जाने आज भी ये पेंटिंग अपने अंदर कितने राज समाये हुए है।